you all? My name is Rita Khalid and I welcome you back to another exciting lesson of OPE. Students, आप सब जानते हैं कि हम मिलकर यूनिट नंबर 11 को स्टडी कर रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 3 के बारे में। इस यूनिट का टाइटल है हॉट रॉक्स और ये सब बातें हैं नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में। हमने स्टडी किया कि कितने टाइप के नेचुरल डिजास्टर्स हमारी वर्ल्ड में बहुत फेमस हैं और डिफरेंट कंट्रीज में आते रहे हैं। आज हम फाइनली पढ़ने जा रहे हैं एक स्टोरी। तो क्या आप तैयार हैं इस लेसन के लिए? आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। सो ग्रेड 5, आज हम फाइनली रीड करने जा रहे हैं लेसन नंबर 3 की वो स्टोरी जिसके अंदर क्या है सारी इंफॉर्मेशन अबाउट अ नेचुरल डिजास्टर। नॉट जस्ट वन नेचुरल डिजास्टर, 4 ऑफ देम, 4 फेमस नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं और पढ़ेंगे ये स्टोरी। इस स्टोरी में हमें पता चलेगा कि एक एरिया, एक पोर्ट, एक इलाका ऐसा है जहां पर एक फैमिली रहती है, एक बच्चा जो स्कूल जाता है और स्कूल जाता है इस एरिया में जहां पर जो कि है एक हिल के ऊपर, ठीक है, एक हिली एरिया में है, पास में सी है। इस तरह के इलाके में वो स्कूल जाता है और वहां पर मोस्ट कॉमनली नेचुरल डिजास्टर जो आते रहते हैं वो यहाँ बोर्ड पे मैंने लिख दिए हैं। आज बच्चों, बिफोर आई मूव ऑन टू द स्टोरी, हम इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ी सी वोकैबुलरी को डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम छोटी सी रिवीजन करेंगे इन्हीं 4 नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में। तो चलें आज के लेसन को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 3 की जो रीडिंग का टॉपिक है उसका नाम है अ टेरिबल डिजास्टर, ठीक है, एक बहुत खौफनाक हादसा, ठीक है। मैं इसको लिख देती हूँ उर्दू में, एक खौफनाक यानी बहुत टेरिबल हादसा, ठीक है, एक खौफनाक हादसा। अच्छा जी, एक्सरसाइज नंबर 1 है रीड द स्टोरी इन विच ऑर्डर डिड द फॉलोइंग थिंग्स हैपन, नंबर देम 1 to 5। आपने क्या करना है, स्टोरी को करना है रीड, ठीक है। उसके बाद आप बताएंगे कि ये जो 4 चीजें यहाँ लिखी हैं, यानी 4 नेचुरल डिजास्टर्स के नाम जो लिखे हैं ना यहाँ पे, ये स्टोरी के किस किस तरह इवेंट्स में टेक प्लेस किए हैं, यानी कि पहले इनमें से कौन सा इवेंट आया, फिर कौन सा आया, फिर कौन सा आया और फिर कौन सा आया। पूरी स्टोरी में 5 दफा इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। कितनी दफा? 5 टाइम्स। ऑलराइट, ओके। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ हैंड हियर, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमने इस स्टोरी को रीड करते हुए इस चीज का ख्याल रखना है कि 5 टाइम्स हमारी इस स्टोरी में इन नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में बात की गई है। ऑलराइट, और फिर हमने उनको नंबर करना है 1 to 5। कैसे? लेकिन एक छोटी सी बात आप देखें, यहाँ पे तो A B C D ओनली 4 लिखे हैं, तो 5th वन क्या है ये देखें, अर्थक्वेक के आगे लिखा है X2 which means 2 times, ठीक है। X2 आप कहीं भी देखें तो इसका मतलब होता है 2 टाइम्स। आप अगर अक्सर देखें तो उबर के ऊपर, उबर जब यूज करते हैं ना आप, तो वहां पर भी लिखा होता है 2 टाइम्स फेयर, X2 फेयर, इसका मतलब होता है कि 2 टाइम्स ज्यादा फेयर देना पड़ेगा। सो कहीं पर भी हम X2 या X3 या X4 की बात लिखी भी देखें या ये लिखा हुआ देखें तो वहां पर उसका मतलब होता है उतने टाइम्स ज्यादा, ठीक है। ऑलराइट, अब हमने क्या करना है, स्टोरी को रीड करने के बाद आपने जो ये हैंड ड्रॉ किया है वहां आप बताएंगे कि 1 to 5 आपने लिखना है कौन सी चीज कैसे स्टोरी में टेक प्लेस की। अब हम बात करने वाले हैं वोकैबुलरी के बारे में। वोकैबुलरी के जो 5 वर्ड्स मैंने यहाँ लिखे हैं, ये वर्ड्स आपने पहले सुने होंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ बाकायदा स्पेशली इस स्टोरी को रीड करने से पहले आपको इन 5 वर्ड्स के उर्दू प्लस इंग्लिश मीनिंग्स आने चाहिए। ऑलराइट, तो फर्स्ट वर्ड इज आइलैंड, अगेन एस साइलेंट है, आइलैंड। आइलैंड का मतलब होता है जजीरा, ठीक है, समुद्र के अंदर एक छोटा सा ऐसा एरिया जो क्या होता है, लैंड का पार्ट होता है और उसके इर्द गिर्द क्या होता है, सी, ठीक है। सो अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, ठीक है। सी के अंदर, समुद्र के अंदर एक छोटा सा एरिया ऐसा होता है जो क्या है, लैंड है, वहां ग्रीनरी भी होती है, वहां प्लांट्स भी हैं, फ्लावर्स भी हैं, एनिमल्स भी होते हैं और वहां ह्यूमन भी रहते हैं। ऑलराइट, ओके जी। बीसी, आपकी बुक के अंदर बीसी का वर्ड यूज किया गया है। आपने ये वर्ड अपनी सोशल स्टडीज में, अपनी साइंस में और बहुत सारे और इवन इस्लामिक बुक के अंदर आपने ये वर्ड पढ़ा होगा। इसका मतलब है बिफोर क्राइस्ट। बीसी स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट और
इट मीन्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट. ओके, इसको हम उर्दू में कहते हैं कब्ले मसीह. ठीक है, ऑल राइट. अब आप अगर BC के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो बच्चों, तो यू आर इन ग्रेड 4, इजी फॉर यू. जल्दी से जाके आप लिखें व्हाट डज अ BC स्टैंड्स फॉर. यूट्यूब पर जाके टाइप करें, आपके पास कोई ना कोई इससे रिलेटेड जो लेस देन 1 मिनट की वीडियो है उसको देख लें. आपकी ये प्रॉब्लम या आपकी कंफ्यूजन भी ये क्लियर हो जाएगी. ऑल राइट, फोर्टनाइट. फोर्टनाइट मीन्स 15 दिन या 15 रातें. ऑल राइट, फोर्टनाइट का मतलब होता है हाफ मंथ. ठीक है, हम कहते हैं वी विल मीट आफ्टर अ फोर्टनाइट, विच मीन्स कि आप 14 या 15 दिन का इसका वक्फा होता है. ठीक है, 14 और 15 डेज. नॉर्मली 15 दिन होते हैं, तो मैंने उर्दू में भी 15 लिखा. अ पीरियड ऑफ 15 डेज. अगर हम इसको कहें हाफ मंथ, तो हम लिखते हैं हाफ मंथ. ऑल राइट, चलें जी. ओके, नेक्स्ट, पोर्ट, बंदरगाह, अ टाउन वेयर शिप्स लोड एंड अनलोड. पोर्ट एक ऐसे एरिया को कहते हैं जो क्या होता है, इट्स ऑल्सो अ प्लेस वेयर पीपल लिव. पोर्ट भी एक ऐसी जगह होती है जहाँ इर्द गिर्द छोटे छोटे घर भी होते हैं, लोग भी रहते हैं वहां पे. और वहां क्या होता है, वहां पर नॉर्मली सी के करीब का एरिया होता है. बहुत छोटी सी एक जगह होती है जहां नॉर्मली आपने मूवीज में देखा होगा, शिप्स आती हैं, उनको बांधा जाता है, उनको रोका जाता है वहां से, वहां पे सामान उतारा जाता है शिप से, या सामान रखा जाता है शिप्स पे, और फिर उनको क्या किया जाता है, अनटाई किया जाता है और शिप्स को पानी में भेज दिया जाता है. तो ये सारा काम जिस एरिया पे होता है ना, समुद्र के किनारे पे, एक ऐसी जगह जहां पर क्या किया जाता है, शिप्स को लोड और अनलोड किया जाता है. कौन लोड और अनलोड करता है, लोग करते हैं, ह्यूमन बींग्स करते हैं. तो इस एरिया को कहते हैं पोर्ट. ठीक है, पाकिस्तान के अंदर भी पोर्ट्स हैं. अगर आप एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स देखना चाहते हैं, तो अगेन गूगल या यूट्यूब पर जाके लिखें पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, तो आपको इमेजेस में जाके बहुत सारी पोर्ट्स के बारे में इमेजेस मिल जाएंगी. अगर आप न्यूज में या ऑल इंफॉर्मेशन में देखेंगे, वहां पर आपको पोर्ट से रिलेटेड मजीद कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी. ऑलराइट, इसको जरूर सर्च कीजिएगा. तो उसके बाद लास्ट वर्ड है सी बेड. ये वर्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं. ठीक है, पहले हमने कहाँ पढ़ा था, उस स्टोरी में जहां पर हमें क्या बात की गई थी, टर्टल के, सेविंग द टर्टल चैप्टर के अंदर. राइट, वहां पर हमने ये वर्ड सी बेड पे पढ़ा था कि टर्टल्स क्या करते हैं, सी बेड पे जाके, सम ऑफ द टर्टल्स दे ले देयर एग एट द सी बेड और सम ऑफ देम डू इट एट द सी शोर. ठीक है, सी बेड क्या होता है, समुद्री फर्श, यानी कि द सी ग्राउंड. समुद्र के जो नीचे की, सबसे नीचे जो बॉटम होता है समुद्र का, सी का, उसको कहते हैं सी बेड. ठीक है, सी बेड क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहां पर आपको सारे सी शेल्स मिलेंगे, एनिमल्स मिलेंगे जो सी एनिमल्स होते हैं, और उसके अलावा जितनी भी मरीन लाइफ है, सी प्लांट्स होते हैं, जो हमारे मरीन लाइफ एनिमल्स होते हैं, उनके एग्स वहां पर होते हैं. बहुत सारे एनिमल्स वहां पर जाके रेस्ट करते हैं, उनके छोटे छोटे घर होते हैं. आपने देखा होगा पत्थरों को यानी स्टोन्स को कार्व करके अंदर जगह बना के वहां पर वो रहते हैं पानी के अंदर. ऑलराइट, अगर आपको एक्वेरियम का शौक है तो आप अगेन इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो गूगल पे जाके सर्च करें सी बेड, तो वहां पे आपको पिक्चर्स मिल जाएंगी. ऑलराइट, मैं चाहती हूँ कि बजाय मैं अपने लेक्चर में इन पिक्चर्स को ऐड कर दूं, मेरे स्टूडेंट्स को रिसर्च का काम भी आना चाहिए. ऑलराइट, इसीलिए मैं आपको इंफॉर्मेशन देती हूँ कि आप गूगल या यूट्यूब पर जाके सर्च करें, टाइप करें, और आपको इससे क्या होगा, इससे आपकी IT स्किल्स भी बेहतर होती जाएंगी. तो ये एक छोटा सा टास्क आपने साथ साथ करते रहना है. ऑलराइट, तो वोकैबुलरी का पार्ट यहाँ तक हो गया कंप्लीट. बच्चों अब क्या करना है, आपने अब रीड करनी है ये स्टोरी. ठीक है, ये स्टोरी है एक स्कूल बॉय के बारे में जो क्या बता रहा है, अपनी लाइफ के बारे में बता रहा है कि उसकी लाइफ कैसी है, उसका स्कूल किस जगह पर है जहां पर नेचुरल डिजास्टर्स आते रहते हैं. और इस स्टोरी का टाइटल चूंकि है अ टेरिबल डिजास्टर, तो मतलब ये है कि वहां पर जो 5 नेचुरल डिजास्टर उसकी लाइफ में एक ईयर में आए हैं, उसके बारे में उसने बताया है कि 1 बाय 1 उसकी फैमिली ने कैसे वहां पर सर्वाइव किया और उसके स्कूल वालों ने उसको कैसे ट्रेन किया. ऑलराइट, वीडियो को पॉज करें, इस स्टोरी को रीड करें और वापस मेरे पास आ जाएं. वेल डन स्टूडेंट्स, आई एम सो हैप्पी कि आपने इस स्टोरी को रीड कर लिया. अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम रीड करेंगे कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आंसर्स को. जैसा कि आप सब हमेशा जानते हैं कि हम स्टोरी को रीड करने के बाद कुछ क्वेश्चन के आंसर्स करते हैं, जिसको हमने नाम दिया था पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस, यानी कि हमारी पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी जो होती है
उसका पार्ट है टू आंसर द क्वेश्चंस। इससे हमें पता चल जाए कि रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग हमारी कितनी हुई है। तो आइए आंसर्स को बोर्ड पे लिखते हैं। ऑलराइट, सो ग्रेड 5 मैंने यहाँ पर सारे क्वेश्चंस लिख दिए हैं। मैं बारी बारी इनके जवाब यहाँ लिखती जाऊंगी। आपका काम यह है कि आपने मेरे साथ इन आंसर्स को यहाँ ट्रांसक्राइब करना है यानी लिखना है, और बाद में अपनी नोटबुक पे भी जरूर लिखना है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाई डू यू थिंक द फैमिली स्लेप्ट आउटसाइड फॉर अ वीक? आपको क्यों लगता है कि द फैमिली, द पर्सन, द बॉयज फैमिली, दे स्लेप्ट आउटसाइड, वो घर के बाहर क्यों रहे एक हफ्ता? बिकॉज they were afraid of another earthquake। वो एक और दफा जल्जले के आने की वजह से, के डर की वजह से क्या कर रहे थे? they were sleeping outside the house, अपने घर से बाहर सो रहे थे। alright, number 2, why did the family start sleeping in the house again? हमने बात की थी कि क्या हुआ था, ऐश गिर रही थी आसमान से, ग्रे कलर की वाइट, जो ग्रेश वाइट ऐश थी वो आसमान से गिर रही थी। क्यों गिर रही थी, क्यों, ये हमें पता चला एंड पे स्टोरी के। लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, दे स्टार्टेड स्लीपिंग इनसाइड द हाउस अगेन बिकॉज ash were falling down from the sky। Number 3, why did the students run fast without asking questions? जब उनकी टीचर ने उनको कहा कि run up the hill as fast as you can, तो उस टाइम बच्चों ने सवाल जवाब क्यों नहीं किए? Exactly, because they were all trained for such calamities, they were all trained for such natural disasters। उनको पहले से ट्रेन किया गया था कि हम जिस एरिया में रहते हैं, हमारा स्कूल जिस एरिया में है, यहाँ पर इस तरह के नेचुरल डिजास्टर्स आते रहते हैं, इसीलिए आपको इसके लिए तैयार रहना है। और वो बच्चे क्या करते थे, दे ऑलवेज ओबेड ऑर्डर्स, उन्होंने हमेशा क्या किया, अपने टीचर्स का कहना माना, इसीलिए दे रैन अप द हिल वेरी फास्ट। ओके, because they were trained and always obeyed orders। ठीक है, all right। Number 4, why were so many people killed in the port? उस पोर्ट पे, उस जगह पे बहुत सारे लोग कैसे, क्यों मर गए? Because of tsunami। Yes, because a huge wave, tsunami, हम tsunami को ब्रैकेट में लिख लेते हैं, broke off the sea and many people were killed at the port। क्या किया, उस जो ह्यूज वेव थी वो कहां से आई, सी से, और many people were killed at the port, पोर्ट पे बहुत सारे लोग, जानवर और बहुत सारे जितने भी लिविंग थिंग्स वहां थे वो दे ऑल डाइड। इवन उनकी जो बिल्डिंग्स और स्कूल्स वगैरह थे वो क्या थे, वो भी सब तबाह हो गए थे, दे वर ऑल डिस्ट्रॉयड। ऑलराइट, नंबर 5, व्हाई कुडंट द शिप्स कैप्टन सी द वोल्केनो? वोल्केनो जो था, जो इरप्शन हो रही थी, उस माउंटेन के अंदर से हॉट लावा जब आ रहा था, ब्रिक्स और रॉक्स उसके अंदर से जब हॉट रॉक्स आ रहे थे, वो सब कहाँ जा रहे थे? Why couldn't the captain see them? कैप्टन को वो क्यों नहीं नजर आ रहा था? Exactly, because they had all gone under the sea। Because they had gone under the sea। Okay, students, यहाँ जो मैंने आंसर्स लिखे हैं उनको मैंने किस तरह लिखा है? मैंने लिखा है बिकॉज से स्टार्ट करके। आपने देखा सब क्वेश्चन के आंसर्स मैंने बिकॉज से स्टार्ट किए हैं।
लेकिन आपने क्या करना है, आपने जब ये आंसर्स अपनी नोटबुक में लिखने हैं, आपने कंप्लीटली आंसर्स करने हैं। कैसे, मैंने आपके लिए सिर्फ हिंट लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। आप कैसे आंसर करेंगे, व्हाई डू यू थिंक द फैमिली स्लेप्ट आउटसाइड फॉर अ वीक, आप अपना आंसर स्टार्ट करेंगे, द फैमिली स्लेप्ट आउटसाइड फॉर अ वीक बिकॉज दे वर अफ्रेड ऑफ अनदर अर्थक्वेक, ठीक है। इसी तरह आपने क्या करना है, सारे क्वेश्चन के आंसर्स को करना है कंप्लीट। यहाँ तक की एक्सरसाइज होगी हमारी बिल्कुल कंप्लीट। एक लास्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं और हमारा लेसन बिल्कुल होने जा रहा है फिनिश। ओके, एक्सरसाइज नंबर 3 है, which disasters do these phrases refer to? refer to का मतलब होता है कि किसकी ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, यानी जो भी यहाँ पर 8-9 पॉइंट्स लिखे हैं ये किसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, यानी ये पढ़ने से हमें क्या पता चल रहा है कि किस नेचुरल डिजास्टर की बात हो रही है। अब ये ऐसे है जैसे डेफिनेशंस लिखते हैं हम, ठीक है। हम इनको एक दफा पढ़ेंगे और फिर हम बताएंगे कि ये कौन से नेचुरल डिजास्टर की तरफ इशारा कर रहे हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर चारों नेचुरल डिजास्टर्स को लिख दिया है ABCD के नाम से, ताकि हम हर सेंटेंस के आगे उससे रिलेटेड अल्फाबेट को लिख लें, चाहे वो A है अर्थक्वेक, B है सुनामी, C है फ्लड, D है वोल्केनो एरप्शन। ओके, नंबर 1, the earth suddenly began to shake, जमीन एकदम से क्या होना शुरू हो गई, शेक करना शुरू हो गई, ट्रेम्बल करना शुरू हो गई, हिलना शुरू हो गई। तो क्या आंसर है A मींस अर्थक्वेक, ओके। नंबर 2, they felt the ground move, उन्होंने जमीन को हिलते हुए महसूस किया, A earthquake। It sounded like thunder under their feet, ऐसे लगा जैसे बादल गरज रहे हैं, लेकिन कहाँ, उनके पांवों के नीचे। तो ये क्या कब फील होता है ऐसा, जब अर्थक्वेक आए, तो A लिख दिया। 4, fine dust started to fall, यानी जो एश थी ना, it started to fall, तो क्यों आई फाइन डस्ट, कहां से आई, एग्जैक्टली वो वोल्केनो जब ठंडा हो गया तो क्या हो गया, फाइन एश जो थी वो कहां, उनके ऊपर गिरना शुरू होगी, तो D वोल्केनो एरप्शन। नंबर 5, एश कवर्ड द रूफ ऑफ द हाउसेस, किस रीजन की वजह से एश आ रही थी जो उनके हाउसेस के ऊपर आई, बिल्कुल उस वोल्केनो की वजह से, तो हम D लिख देंगे जो कि हमारा वोल्केनो एरप्शन है। 6, द ग्राउंड स्टार्टेड मूविंग अगेन, जमीन दोबारा से हिलना शुरू हो गई, कब हिलती है जमीन, एग्जैक्टली जब अर्थक्वेक आता है, A। अ वॉल ऑफ वाटर, पानी की एक बहुत बड़ी दीवार, सुनामी, हमने कहा था ना ह्यूज वेव्स, अ ह्यूज वेव, ये भी क्या है, सुनामी, ह्यूज वेव, ठीक है। 9, द वाटर केम अप थ्रू द ट्रीज एंड राउंड द बिल्डिंग्स, जब सुनामी तो उस लहर को कहते हैं ना, लेकिन सुनामी की वजह से जो पानी बिल्डिंग्स में आ जाता है, रोड्स पे आ जाता है, हमारे एरियाज में आ जाता है, हमारे टाउन्स में आ जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, फ्लड। C स्टैंड्स फॉर हियर फ्लड, उससे क्या होता है, फ्लड आ जाता है, ऑलराइट। तो यहाँ तक क्या हो गया, हमने कर ली एक्सरसाइज नंबर 3 भी बिल्कुल कंप्लीट। अब हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 4 की। मैच द पिक्चर्स विद 4 स्टेजेस ऑफ डिजास्टर, यहाँ पर जो 4 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं ये इन्हीं 4 पिक्चर्स की तरफ इशारा कर रहे हैं। जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं बच्चों, इन पिक्चर्स के साथ दिए गए जो सेंटेंसेस हैं वो यहाँ मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं। हम क्या करने वाले हैं, बारी बारी इन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, इनसे रिलेटेड हमें आइडिया होता जाएगा कि किस पिक्चर में कौन सी बात हो रही है, ऑलराइट। कैसे पता चलेगा, मैंने यहाँ पर चारों सेंटेंसेस के आगे उनके आंसर्स लिख दिए हैं। आपका काम यह है कि आपने इन आंसर्स को उन पिक्चर्स के साथ मैच करना है, ताकि आपको पता चले कि नेचुरल डिजास्टर्स एक्चुअली होते हैं तो वो किस तरह लगते हैं। ये पिक्चर डिस्क्रिप्शन बिल्कुल इसी बारे में है, ऑलराइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारी हो गई एक्सरसाइज नंबर 4 भी बिल्कुल कंप्लीट। स्टूडेंट्स हमने आज मिलकर सॉल्व किया लेसन नंबर 3। यहाँ तक हम कर चुके हैं रीडिंग, किस टेक्स्ट की रीडिंग, हमने पढ़ा नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में और लोगों की जिंदगी उससे किस तरह इफेक्ट होती है और उससे कैसे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाता है नेचुरल डिजास्टर से लड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन। अगली वीडियो में मिलेंगे जहां हम करने वाले हैं सेंटेंसेस की वीडियो, जो कि होगी लेसन नंबर 4 के बारे में। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।